हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है वो इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमारी बातें तो आपसे होती रहेंगी। अगर इस क्लास की या पिछले जो भी क्लास हमने कराए हैं उसकी आप पीडीएफ चाहते हो तो हमारे HMWB बैंकिंग एग्जाम को फॉलो कर लीजिए। उस पर आपको डेली बाय डेली पीडीएफ मिलती रहेगी। ठीक है, तो वहाँ से भी आप दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हो, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो अगर काफ़ी बच्चे हैं, मैंने देखा है कि वो 1 सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट देखते हैं, स्किप कर जाते हैं। ठीक है, तो आप कम से कम 15-20 मिनट तो देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, आप क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे। करना कैसे है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा समझ की होगा कैसे। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं ये कहूँगा कि अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप उसे कम से कम 2-3 बार पढ़ो। पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करो कि दिया क्या क्या है और जो पूछ रहा है उसमें हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या करें कि वो चीज़ें हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने मैं देखा है कि वो देखते हैं कि ये क्या है, ये साइड में स्मार्ट बोर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो स्किप कर जाते हैं, क्योंकि आजकल जो है ट्रेंड ही है कि स्मार्ट बोर्ड पढ़ने का। तो सबसे बड़ी बात होती है कंटेंट की। अगर आपके पास कंटेंट ठीक ठाक आपको लग रहा है तो पढ़िए। ऐसा नहीं है कि स्मार्ट बोर्ड से आपका सिलेक्शन हो जाएगा और कंप्यूटर या लैपटॉप से नहीं होगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात है आपके लिए कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, राम, मोहन और सूरज 3 मित्र ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें कुल जो है 28,000 का निवेश किया गया। तीनों ने मिलकर 28,000 का निवेश किया। इस राशि का जो है 25% निवेश सूरज ने किया। जो 28,000 है इसका 25% कितना सूरज ने निवेश किया। यदि मोहन ने व्यापार समाप्त होने से 3 महीने, टाइम जो टोटल टाइम 2 साल का है, पहले अपना निवेश वापस ले लिया और मोहन और सूरज के लाभ के हिस्से का हिस्सा जो है समान रहा, तो प्रारंभ में राम द्वारा किया गया निवेश कितना था, ये पता रहा है। तो एक बात बताइए आप हमें, हमने आपको एक बताया है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है। प्रॉफिट अगर हम बांटना हुआ किसी 2 लोग या 3 लोगों के बीच में, तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 लोगों के इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का मल्टीप्लाई करके उनके बीच का रेशियो निकाल लेते हैं, जो वही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट। एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन हाँ उसी रेशियो में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट जो हमारा होता है उसको हम डिवाइड करते हैं। इतना तो पता है। ठीक, हमेशा मैं बताता हूँ। तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में टाइम से अगर भाग दे दिया तब तो हमें इन्वेस्टमेंट के 2 लोगों के या 3 लोगों के बीच में इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतनी बात समझ में। तो अभी यहाँ पे कह रहा है कि उनका जो है प्रॉफिट का हिस्सा समान रहा, अब टाइम भी दिया है, तो अब हम यहाँ से इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। तो किसकी बात हो रही है, सूरज की और मोहन की, और सूरज की बात हो रही है। तो एक बात बताइए कि प्रॉफिट क्या बोला है, प्रॉफिट का हिस्सा समान है, मतलब 1-1 का रेशियो है इनके प्रॉफिट का। समान मतलब कुछ भी, आप एक्स एक्स ले लो, वाई वाई ले लो, या 100-100 ले लो, तब भी क्या होगा, रेशियो जब भी निकालोगे तो क्या आएगा, 1-1 का ही आएगा। प्रॉफिट का रेशियो मिल गया। टाइम क्या है, टाइम कह रहा है यदि मोहन ने व्यापार समाप्त होने से 3 महीने पहले, मतलब अगर टोटल व्यापार 24 महीने के लिए था तो 3 महीने पहले मतलब 21 मंथ की बात हो रही है। ठीक, और सूरज ने, सूरज के लिए कुछ नहीं कहा गया, मतलब वो 24 के 24 मंथ टोटल काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आई। ठीक,
हमने क्या कहा, अगर मैं इनको भाग दे दूं तो इनका क्या निकल आएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो, 3 × 8 = 24, सॉरी 3 × 7 = 21 और 3 × 8 = 24। तो यहाँ आया कितना, 1/7 और 1/8। इसका गुणा इधर कर दिया, इसका गुणा कर दिया, तो कितना आया, 7/8 का, सॉरी 8/7 का उल्टा लिख दिया हमने, ठीक है भाई, हो जाता है कभी कभी। 7/8 नहीं, 8/7। जब इधर का इधर किया है, तो इसका गुणा इधर किया, तो इधर का किया तो कितना आएगा, 8/7 आएगा ना। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारा कितना आ गया, इतना। अब यहाँ पे आ जाते हैं, उसने बोला था ना 28,000 निवेश किया, तो उसमें 25% सूरज का है। तो सूरज की इन्वेस्टमेंट कितनी है भैया, सूरज की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 28,000 का 25% कितना होगा, 1/4 ही तो होता है। 25% मतलब कितना, 1/4, तो कितना होगा, 7,000। तो सूरज का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना है, 7, और मोहन का कितना है, 8। तो एक बात बताइए कि 7 यूनिट का मान कितना है, 7,000। तो 1 यूनिट का मान कितना, 1,000। तो 8 यूनिट का मान कितना, 8,000। तो आप बताइए कि मोहन, ये किसका है, मोहन का, सूरज का। मोहन प्लस सूरज का टोटल इन्वेस्टमेंट पता चल गया कितना, 15,000। पता चल गया 15,000 इन्वेस्टमेंट। तो आप बताइए कि राम का नहीं बता सकते, राम का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, टोटल भाई 28,000 था, तो 13,000 जाहिर सी बात है कि राम का इन्वेस्टमेंट होगा। तो कौन सा सही हमारा ये। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, और काफ़ी लोगों ने किया भी है, ठीक है। तो नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, तब भी क्या करिए कि आप इसे एक बार जो मैंने बताया उसको आप देख लीजिए, फिर उसको वीडियो रख करके आप फिर क्वेश्चन को पढ़िए, फिर सोचिए। तो चीज़ें क्या है, आपको 2-2 बार याद होती है, मतलब 2 बार अगर पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आता है। एक बार ये देख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वीडियो रोक करके फिर से उसे क्या करो, फिर से वही क्वेश्चन पढ़ो और आप अपने माइंड में सॉल्व करो कि हाँ ये चीज़ें हो सकती है। सबसे बड़ी बात होती है कि उसमें करना क्या है, अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो कैलकुलेशन आधा वहीं हो जाता है भाई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है एक फल विक्रेता जो है हर 4 सेब की खरीद पर 2 सेब मुफ्त दे देता है और साथ ही 20% की छूट भी देता है। यदि वो 12% का लाभ कमाना चाहता है तो प्रत्येक सेब का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितनी प्रतिशत होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है एक फल विक्रेता 4 सेब की खरीद पर 2 सेब मुफ्त देता है, ठीक है। तो मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक बात बताइए कि 4 सेब की खरीद पे 2 सेब मुफ्त देता है, मतलब जैसे आप दुकान में जाते हो कहीं पे, ठीक है, तो वहां पे क्या है कि जैसे मान लीजिए 6 सेब का बंडल रखा है, 6 सेब का बंडल रखा है, तो लेकिन उसमें आपको पैसा कितने का देना है, 4 ही का। बात तो वही हुई ना कि 4 सेब का पैसा दिया और आपको मिला कितना, 6। मतलब 6 पे क्या हो रहा है, 6 मैंने अगर 4 खरीदा, 4 का पैसा दिया, तो 2 हमें क्या हो रहा है, फ्री मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, यही तो बात हुई। जैसे आप कॉस्ट प्राइस लिखा रहता है तो क्या करते हो कि 200 रुपये कॉस्ट प्राइस लिखा है, सॉरी मार्क प्राइस लिखा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उसको डिस्काउंट लेके आते हो, भाई उस पर लिखा कुछ और है और उसको डिस्काउंट लेके आए कुछ और, तो वही तो डिस्काउंट होता है हमारा। तो ऐसे ही यहाँ पे हम कह रहा है ना, 4 सेब खरीदोगे तो दुकानदार के लिए क्या हुआ, वो सेलिंग प्राइस हुआ, तो 2 सेब वो मुफ्त देता है। मतलब क्या दे रहा है, 4 की खरीद पे, तो ये 4 जो है वो सेलिंग प्राइस किसके लिए हुआ, दुकानदार वो बेच रहा है ना भाई, आप खरीद रहे हो अलग की बात है, लेकिन दुकानदार के लिए तो सेलिंग प्राइस हुआ ना। और कितना फ्री दे रहा है, 2 फ्री दे रहा है, मतलब मार्क प्राइस अगर 6 थी तो वो कितने का, 4 का बेच रहा है।
4 पे 2 फ्री दे रहा है, वही तो डिस्काउंट हुआ, मतलब 6 पे 4 का पैसा देना है। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई। कह रहा है और साथ ही 20% का डिस्काउंट देता है। तो 20% का मान तो ये तो पता ही है आपको कितना होता है, 1/5। मतलब अगर हमारा मार्क प्राइस 4 था तो 20% डिस्काउंट दिया, मतलब 1 का डिस्काउंट दिया, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आएगी उसकी, दुकानदार की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 5 की खरीद पे 1, मतलब ये हो गया हमारा। तो यहाँ से कटेगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो यहाँ हमारा रेशियो कितना आ गया, 5 तिहाई 15 और 8 का रेशियो आ गया, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अब आगे कह रहा है यदि वो 12% का लाभ कमाना चाहता है, तो एक बात बताइए, 12% का लाभ कौन कमाना चाह रहा है, दुकानदार की बात हो रही है, ये बात दुकानदार की हो रही है। तो 12% का मान कितना होता है, 3/25 होता है भाई। 100 करोगे तो 4 तिहाई 12, 25 चौका 100, तो इतने का लाभ कमाना चाहता है। मतलब अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 25 हो तो 25 का 12% कितना, 3, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी भाई, 28 में बेचेगा तभी तो कमाएगा 3 का। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया सेलिंग प्राइस, अरे भाई सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 25 एंड 28 का रेशियो मिल गया। क्या बात तो एक ही वस्तु की हो रही है ना, यहाँ पे भी क्या हो रही है, एक ही वस्तु की बात हो रही है, तो सेलिंग प्राइस अलग अलग कहाँ से हो सकता है भाई, अलग अलग हो सकता है नहीं ना। तो इनका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो कितना आएगा 56, इन दोनों को बराबर करते हैं तो क्या होगा, 28 दूना 56, 8 सत्ते 56, अगर यहाँ पे 7 का गुणा करना पड़ेगा फिर, तो यहाँ भी 7 का करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 56, यहाँ पे कुछ कितना 15 सत्ते 105, यहाँ कितना 2 का गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा माँ 28 दूना 56 एंड 25 दूना 50। अब हमें मिल गया भाई, सेलिंग प्राइस हमारी बराबर हो गई कि नहीं। तो आप मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस को मर्ज कर दीजिए, तो ये कितना होगा 105 मार्क प्राइस था, सेलिंग प्राइस 56 है, और बेचा कितने, खरीदा कितने में था, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी, इतनी थी। तो कह रहा है ना उसके क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होना चाहिए, उसका अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होना चाहिए, क्रय मूल्य हमारा, सॉरी उसके प्रत्येक सेब का अंकित मूल्य, उसके क्रय मूल्य का अंकित मूल्य कितना है 105, क्रय मूल्य कितना है 50, कितना परसेंट होना चाहिए, 100 से गुणा कर दिया, तो 50 दूना 100 कितना होना चाहिए 210%, कितना होना चाहिए 210%, अंकित मूल्य का कितना है 210% है। ठीक, बात समझ में आई, समझ में आई बात, जाहिर सी बात है समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है अजय की मासिक आय जो है 15,000 रुपये, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होने के कारण उसका खर्च जो है 25% बढ़ जाता है, और बचत जो है 12.5% बढ़ जाती है, तो उसकी प्रारंभिक बचत कितनी थी, ठीक है। तो क्या किसकी बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, और किसकी बात हो रही है, इनकम की, ठीक, इतना दिया है उसने एक्सपेंडिचर। तो एक बात बताइए कि दो कंडीशन उसने दिया है, कितना पहले और बाद की। कह रहा है ना कि 20% की वृद्धि, उसकी आय में 20% की वृद्धि होने के कारण उसका खर्च जो है, मतलब एक्सपेंडिचर 25% बढ़ जाता है, 25% का मान कितना होता है 1/4, मतलब पहले अगर 4 थी, अगर पहले 4 थी तो बाद में कितनी हो जाएगी, 1 बढ़ गई, मतलब बाद में कितनी हो गई 5 हो गई,
तो कितना आ रहा है रेशियो, 5 एंड 4 का, सॉरी 4 एंड 5 का रेशियो आ रहा है पहले एंड बाद में, 4 एंड 5 का। तो हम मान लेते हैं पहले 4x थी हमारी, बाद में कितनी हो गई, 5x हो गई। ठीक, इतनी बात समझ में आई। पहले कितनी थी 4x, बाद में हमने मान लिया कि ये 5x 25% बढ़ गई। ठीक, अब आगे कह रहा है कि 12.5% की बचत में भी वृद्धि हुई। तो 12.5% का मान कितना होता है, 1/8। मतलब पहले 8 थी, बाद में 12.5% मतलब 1 की वृद्धि हुई, 9 हो गई बाद में कितनी हो गई, पहले 8y हमने मान लिया, क्योंकि भाई यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे सेविंग है, तो रेशियो अलग अलग हो सकता है ना, यही नहीं है कि एक ही होगा, वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 8y मान लिया, तो यहाँ पे 12.5% बढ़ गया, मतलब 9y हो गया। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे आप बताइए कि इनकम हमारी कितनी होगी। इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का ही तो होता है। या तो खर्च करेगा आदमी या तो सेव करेगा, तो वही कंडीशन है। खर्च कहाँ करेगा वो पता नहीं, सेव कहाँ करेगा वो कहाँ रखेगा पता नहीं, घर पे रखे चाहे बैंक में रखे, और खर्च कहीं भी कर सकता है। तो होगा तो दोनों क्या क्या, इनकम का यही तो होगा, जो खर्च करेगा तो सेव करेगा। तो यही बात हुई। तो इनकम इसकी कितनी हो जाएगी, 4x + 8y। और बाद में इनकम कितनी हो जाएगी, 5x + 9y, यही तो होगी। तो उसने क्या बोला है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, उसकी आय में 20% की वृद्धि होने के कारण। तो उसकी आय कितनी है भाई, पहले 4x + 8y पहले, अब बाद में कितनी है 5x + 9y। अब 20% की वृद्धि मतलब का 20% का मान कितना होता है, 1/5, यही तो होता है। मतलब कहने का अर्थ उसका पहले 5 था, बाद में कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे भी क्या है, इनकम का रेशियो दिया है, और ये हमारा एक्चुअल इनकम जो हमने निकाला है वो हमारा ये। तो अब सॉल्व नहीं कर सकते, मान रख दीजिए। ठीक, अब मान रख दीजिए। तो मान रखोगे तो इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका गुणा इधर कर दिए, बराबर हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे करके कर सकते हो, पहले का इनकम बटे बाद का इनकम, यहाँ पे पहले का इनकम बटे बाद का इनकम करोगे तब भी ऐसे ही गुणा होगा। तो अगर रेशियो में है तो डायरेक्ट इसका गुणा इधर करो, इसका इधर कर दो और बराबर कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, x + 8 48y, इधर कितना हो जाएगा बराबर, 55 25, x + 9 5 45y। तो यहाँ कितना आएगा, x = 3y आ जाएगा, x = 3y। ठीक, x = 3y। तो इसने क्या दिया है, अजय की मासिक आय उसने दे रखी है कितनी, 15,000। किसके बराबर भाई, ये भी तो हमारी पहले की मासिक आय है, 4x + 8y बराबर कितना दे रखा है, 15,000। ये भी तो हमारी क्या इनकम है, ये इनकम दे रखी है इसके बराबर। अब x = 3y रख दिया तो इधर कितना आएगा, 4×3 = 12x + 8y, सॉरी y आएगा, x की जगह y रखा, तो कितना होगा 15,000। तो y बराबर कितना आएगा, 750 आएगा। y का मान कितना आ गया, 750। तो हमसे पूछ क्या रहा है, उसकी बचत कितनी होगी। सेविंग मतलब 8y का मान पूछ रहा है, सेविंग मतलब 8y का मान, 8y का मान कितना, 8, 750, 8 सते 56, और 8 कितना 4, 6,000। तो कौन सा सही होगा हमारा, कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो उसकी प्रारंभिक बचत क्या है, यही तो है 8y, y का मान हमें पता है, तो कितना हो गया 6,000। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, लेकिन यही है कि आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है,
तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है आकाश अकेले किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि आकाश, बासु और चिंटू तीनों मिलकर उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बासु अकेले उस कार्य को करने में चिंटू से 5 दिन अधिक लेता है, तो चिंटू अकेले उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। यही तो पूछ रहा है वो। तो चलिए, कह रहा है आकाश कितने दिन में, आकाश को ए मान लिया, बोल रहा है 12 दिन में। यहाँ पे हम टाइम लेते हैं, टाइम कौन सा लेते हैं जिसमें टोटल वर्क कंप्लीट हुआ हो, तो 12 दिन में पूरा कर सकता है। फिर कह रहा है आकाश, बासु और चिंटू, आकाश को ए माना है, बासु को बी मान लेता हूँ, चिंटू को सी मान लेता हूँ। ये टोटल वर्क कितने दिन में, 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक। अब इनका क्या लेते हैं हम, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क हम क्या लेते हैं, इनका एलसीएम। एलसीएम क्यों लेते हैं ये भी मैंने बताया, ताकि हम जब भी टाइम से टोटल वर्क में डिवाइड करें तो हमारी जो इफिशियंसी है वो एग्जैक्ट है, इसीलिए लेते हैं। मानने को कुछ भी मान सकते हैं, ये तो मैंने बताया आपको। तो हमने क्या मान लिया, इनका एलसीएम कितना होगा, 12, तो 12 मान लिया। तो एक बताइए कि यहाँ पे इफिशियंसी कितनी आएगी, ए की इफिशियंसी कितनी आएगी, 1 आएगी। और इसकी कितनी आएगी, 12 में 4 से भाग दिया तो 3, कितनी आई, 3। तो एक बात बताइए कि इसमें किसकी इफिशियंसी, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब आकाश, बासु और चिंटू तीनों की है। आकाश की यहाँ हमें पता है, तो बासु प्लस चिंटू की इफिशियंसी कितनी होगी, 2 होगी भाई। 3 ये टोटल है तो 1 किसका, 2 इसका, एफिशिएंसी इनकी है टोटल, ठीक। अब आगे कह रहा है यदि बासु अकेले उस कार्य को करने में चिंटू से 5 दिन अधिक लेता, ठीक है। तो एक बात बताइए, सॉरी, कह रहा है कि आप बताइए कि बासु से, बासु मान लेते हैं, बासु तो बी है, ये है, चिंटू सी है। अगर मैं मान लूं कि चिंटू एक्स दिन में कार्य करता है, एक्स दिन में, एक्स दिन में कार्य करता है, ठीक। तो अब बासु कितने दिन में करेगा फिर, एक्स प्लस 5 दिन, यही तो है। तो अगर मैं बी की, अब ये क्या है, टाइम है ना इनका, ये टाइम है, यही तो दिया है। अगर मैं अब इनकी इफिशियंसी निकालना चाहूँ, यहाँ पे क्या है, बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 2 की। अब मैं बी की और सी की इफिशियंसी निकाल लूँ तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ भाई, क्योंकि बी का मान और सी की मान पता चल जाएगा। तो एक बात बताइए कि हमें क्या करना है, अगर बी की इफिशियंसी हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क, टोटल वर्क हमारा कितना है, 12, टाइम कितना है, एक्स प्लस 5 डे लग रहा है, तो एक्स प्लस 5 कर दिया, ठीक। और सी की इफिशियंसी चाहिए तो क्या करेंगे, टोटल वर्क 12 है, ये है, इनका टाइम कितना है, एक्स, इन दोनों की इफिशियंसी मिल गई। अब मान रख देते हैं, तो बी प्लस सी बराबर कितना, 2, बी का मान हमें पता है, ये 2, तो रख देते हैं इसमें। ये भी इफिशियंसी है, अलग अलग है, इनकी इफिशियंसी आई है बी प्लस सी 2 बराबर 2, यही तो आई है। तो अब मान रख दो, 12x प्लस 5 प्लस कितना है, 12x बराबर कितना, 2, ये 2 कैंसिल करेगा, 2 6 2 6, इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस 6x प्लस 6 पंचे 30। इतना तो सॉल्व कर सकते हो ना भाई, इसका गुणा करके इधर कर दिया तो ये कितना आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर 5x। भाई समीकरण तो सॉल्व कर सकते हो, इतना तो मैं उम्मीद ही कर रहा हूँ। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12x प्लस 30, यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो एक तरफ लेके आएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 हो जाएगा बराबर 0। अब ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x का मान क्या आएगा, x का मान क्या आएगा हमारा, प्लस का 10 और माइनस के कितने, 3, यही तो आएगा। तो हम क्या लेंगे, प्लस वाले लेंगे। तो x बराबर 10 बे, यही तो क्या है, दिन था ना, दिन में। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। कह रहा है चिंटू अकेले उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में करेगा। एक बात बताइए कि यहाँ पे x जो 10 दिन आया है हमारा, इसमें क्या है भाई, टोटल कंप्लीट काम कर रहा है। x दिन में मैं क्या कर रहा है, टोटल काम कर रहा है। अगर टोटल मतलब क्या, 100% वर्क जो है वो चिंटू कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो एक बात बताइए कि 60% वर्क कितने दिन में करेगा, नहीं बता सकते हैं, जाहिर सी बात है बता सकते हैं। 1% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10/100 आएगा, और 60% मतलब 60 से गुणा हो जाएगा, तो ये कितना आ गया हमारा,
1 0 2 0 1 0 2 0, मतलब कितने दिन में? 6 डेज में करेगा। कितने डे में? 6 डे में। तो कौन सा सही है हमारा? ये ए वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बाकी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बस इतना ही है। छोटी छोटी बातें जो है वो समझ में आ जानी चाहिए। तो समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ अगला क्वेश्चन हमारा ये है। आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है? मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्योंकि जब पढ़ते हो आप ना तो क्वेश्चन समझ में आता है कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है सॉल्व करने से पहले ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा और तुरंत पेन और पेपर लेके बैठ गए। आप उसको समझने की कोशिश किया करिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या शॉर्ट फॉर्म हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, कि ताकि क्वेश्चन हमारा कम से कम में आंसर आ जाए, ठीक है? ये बात आपको याद रखनी है कि माइंड में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब माइंड में सॉल्व करते हो ना तब शॉर्ट ही खोजते हो। जैसे अभी कोई काम आपको करने को कर दिया जाए, कह दिया जाए, तो उसमें सोचते हो कि इसमें क्या दिमाग लगाएं कि कम से कम टाइम में हो जाए, बाकी टाइम में हम फ्री हो जाए। तो वही चीज़ यहाँ भी यूज़ करिए आप, ठीक है? जैसे काम में आलसपन दिखाते हो, इसमें भी आलस दिखाओ कि कितने कम से कम समय में कर दिया जा रहा है, ठीक है? तो चलिए आपका टाइम समाप्त हो, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है? क्वेश्चन में कह रहा है रमेश ने 2400 और शिवम ने 3500 रुपये निवेश कर व्यवसाय किया। रमेश ने टी महीने के लिए और शिवम ने T+2 महीने के लिए निवेश किया। यदि कुल लाभ जो है 1800 में से रमेश को 675 प्राप्त हुए तो T/2 का मान बताना है। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया ये चीज़ कि P बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एंड टाइम। तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए था? पिछले क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट चाहिए था, अब यहाँ पे हमें टाइम चाहिए। यहाँ पे देखा जाए प्रॉफिट भी दे रखा है इनका, इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है। तो अगर हम प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट से भाग दे दिए तो टाइम कब मिल जाएगा? नहीं, रेशियो। तो बात तो वही है, किसकी? रमेश की बात हो रही है और शिवम की बात हो रही है। तो प्रॉफिट इनका कितना है? कह रहा है ना कुल लाभ 1800 हुआ, जिसमें से रमेश को 675 का लाभ हुआ। 675 को तो शिवम को कितना हुआ होगा? जाहिर सी बात है कि 1125 का। भाई 25 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 700। 700 1100 18 से हुआ, ठीक? ये हमारा क्या गया? प्रॉफिट इनका। इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है इन्होंने, कितना? 2400। और कितना यहाँ पे? 3200। तो इनका क्या करना है? भाग करना है ना। यहाँ पे क्या कीजिए, अगर टाइम का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट से भाग किया, तो हमने क्या किया? भाग कर दिया। और इनका रेशियो निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा हमारा? टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 25 से कैंसिल करते हैं तो कितना? 25 गुना 50, 25 सत्ते 175। यहाँ कितना? 25 चौके 100, 25 पंचे 125। यहाँ पे 8 त्रिक 24, 8 चौका 32, ठीक? 9 त्रिक 27, 9 पच्चे 45। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल। यहाँ पे कितना? 5/4, यहाँ 1, तो इसका गुणा इधर क्या बच गया? इतना बचा। तो चाहो तो 4 का दोनों तरफ गुणा करो या इसका इधर कर दो, बात वही हुई। 4 का दोनों तरफ गुणा करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, इधर 4 आएगा। 4/5 तब भी आएगा, या इसका गुणा इधर कर दो, ठीक? बात वही हुई। तो 4/4 रेशियो 5 आ गया हमारा टाइम का। तो यहाँ पे उसने बोला है कि रमेश ने टी महीने के लिए, यहाँ पे टी मंथ की बात हो रहा है, यहाँ +T+2 मंथ की बात हो रही है। तो आप चाहो तो 4/5 रमेश का टाइम और शिवम का टाइम बटा कर दो। यहाँ पे रमेश का और शिवम का टाइम का दिया है, चाहो तो आप ऐसे कर लो कि 4/5 का रेशियो दिया है, इनका एक्चुअल टाइम T है, T+2 है। इसको भी सॉल्व करोगे तो T बराबर कितना आएगा? 8 आएगा, 8 मंथ आएगा। तो T/2 का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 4 मंथ, ठीक? तो यहाँ पे क्या बी का आंसर। या फिर एक तरीका यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ से यहाँ कितना ज़्यादा है? 1 यूनिट ज़्यादा है। यहाँ से यहाँ कितना ज़्यादा है? 2 मंथ ज़्यादा है। तो 1 यूनिट का मान 2 मंथ, तो 4 यूनिट का मान कितना? 8 मंथ। तो यही क्या है हमारा? टी का मान है ना, टी तो था। तो T/2 का मान 4 मंथ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो, ठीक है? समझ में आ गई होगी बातें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये। आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है?
तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रेन जिसकी लंबाई जो है x मीटर है 240 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। यदि वही ट्रेन एक ऐसे लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 24 सेकंड लगाती है, ठीक है, जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई से 2 गुनी है, तो ट्रेन की गति किमी प्रति घंटे में बतानी है, ठीक है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना तो पता ही होगा आपको, ठीक। तो एक बात बताइए, कह रहा है ना एक ट्रेन जिसकी लंबाई x मीटर है 240 मीटर लंबे पुल को पार करना है। तो ये क्या है, हमारी ट्रेन है, और ये हमारी क्या है, पुल है 240 मीटर। तो आप बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा भाई। अभी तो यहाँ है, अभी पार नहीं की, जस्ट स्टार्ट किया है पुल को पार करना, धीरे धीरे करके आपने समझ लीजिए कि पार कर गई, अब पार कर गई। तो भाई इसका जब तक पिछला डिब्बा नहीं पार होगा तब तक आप कह सकते हो कि पुल को पार किया। पिछला डिब्बा यहाँ पहुँच गया, मुँह यहाँ पहुँच गया, तो आप बताओ टोटल डिस्टेंस कितना चलिए, कितना चलिए। ये हमारी हो गई 240, और ये कितनी हो गई x टोटल। यहाँ से अब देखिए यहाँ पहुँच गई कि नहीं, तो 240 प्लस x, तो डिस्टेंस कितना चली। तो हम मान लेते हैं v ट्रेन की स्पीड कितना 240 प्लस x बटा कितना टाइम पूछ रहा है, टाइम कितने सेकंड में रहे 20 सेकंड, ठीक। ये क्या हो गई, आगे कह रहा है एक ऐसे प्लेटफॉर्म को पार करने में 24 सेकंड लेती है जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई से 2 गुनी है। तब भी तो क्या होगा, स्पीड तो वही होगी ना ट्रेन की। अगर यहाँ से भी हम ट्रेन की स्पीड निकालना चाहें तो वी टी क्या हो रहा है, ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी, और प्लेटफॉर्म मान लीजिए कि यहाँ पे क्या बोल रहा है 2 गुना है, तब भी तो डिस्टेंस कितना चलने पड़ रही है, ट्रेन की खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहाँ पे बोला है ना 2x, ट्रेन की लंबाई का 2 गुना है तो 2 गुना कर दिया, ट्रेन की लंबाई हमने x माना है तो 2 गुना कर दिया। कह रहा है 24 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए ये भी वी टी, ये भी वी टी, मतलब ट्रेन अब बराबर कर लीजिए 240 प्लस एक्स बटा 20, यहाँ पे भी क्या 3x हो जाएगा 24, तो 4 पंचे 20, 4 छंके 24, 3 दूनी 6, 2 का गुणा इधर किया तो 480 प्लस 2x बराबर कितना 5x, तो 3x बराबर कितना 48, सॉरी 480, x मान कितना 16 48 मतलब 160, x का मान कितना आ गया 160। तो पूछ रहा है ट्रेन की गति कितनी है। भाई गति ये तो हमारी क्या है, ये ट्रेन की लंबाई आई है ना, वो भी किसमें मीटर में है, ठीक। तो स्पीड कितनी होगी वी टी, ठीक। चाहो तो इसमें रख लो, चाहे तो इसमें रख लो, इसी में रख लो चाहे। तो ये कितना होगा 2 1 3, 3 गुणित 160, तो यहाँ पे कितना 24, तो 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16, यहाँ कितना आया 20 मीटर पर सेकंड आया। तो किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए तो क्या होगा 20 18/5 कर देंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 तो उल्टा करना है, तो 18/5, तो 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड आ गई, ठीक। कितनी आ गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ गई, ठीक। इतनी बात समझ में आई, वो हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है
कि स्थिर जल में नाव की गति जो है धारा की गति से 140% अधिक है। ठीक है, कितना है? 140% अधिक है। तो 140% अधिक है तो 140% का मान कितना होगा? जाहिर सी बात है कि क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ कितना आएगा, 7 और 5 का रेशियो आ जाएगा, 7 और 5। अगर मान लीजिए कि कह रहा ना धारा की गति से, अगर धारा की गति 7 होगी तो बोट की गति कितनी होगी? 5 का 140% कितना, 7, मतलब 7 अधिक होगी तो कितनी होगी बोट की गति, 12। तो बी और सी का मान यहाँ से मिल गया। रेशियो निकालना तो सीख गए ना आप तो। 7 और 5 आ गया। तो हम अगर मान लें कि बोट की गति 7x और करंट की गति 5x, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। आगे कह रहा है यदि धारा की अनुकूल और प्रतिकूल गति, अनुकूल गति क्या होती है, v डाउन स्ट्रीम माइनस v अप स्ट्रीम बटा 10 दिया है इसमें। ठीक, तो एक बात बताइए कि आपको पता है कि नहीं कि c बराबर क्या होता है, v डाउन स्ट्रीम माइनस v अप स्ट्रीम बटा 2। यहाँ आपको c भी पता है, यहाँ पे v माइनस डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का मान भी दिया है, तो आप c का मान कितना रख दिए, 5x, और यहाँ पे कितना 10 बटा 2 मतलब 5, और 5 से 5 कैंसिल, x का मान मिल गया, और x का मान ही तो हमें चाहिए था। तो x का मान मिल गया हमें, तो यहाँ कितना आ गया, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका मान कितना आ गया, सॉरी 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 यहाँ 12 किलो, क्योंकि 5 और 7 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कितना होगा यहाँ 12, सॉरी सॉरी, कितना होगा यहाँ 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसका कितना मिल गया, 12 मिल गया, इसका कितना मिल गया, 5। इतनी बात समझ में आई? यहाँ कितना 12। तो कह रहा है ना कि नाव द्वारा धारा के अनुकूल 5 घंटे में तय की गई दूरी, तो धारा के अनुकूल स्पीड कितनी होगी, डी डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, बोट की चाल प्लस करंट की चाल, यही तो होती है बी प्लस सी। तो बी का मान भी पता है कितना 12, सी का मान 5, तो कितना हो जाएगा 17। तो 5 घंटे में बताइए कितनी दूरी चलेगी, तो 5 डिस्टेंस कितना चलेगी, 17 पचे 85 किलोमीटर जाएगी। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत सिंपल था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे है मैंने 7 लिख दिया, क्योंकि बोला है ना वहाँ की 140% अधिक है, तो मतलब 5 अगर थी तो 7 अधिक है, तो मतलब बोट की गति 12। मैं यहाँ पे लिखा भी था, वहाँ पे लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है, तो समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्षों की अवधि में एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या पहले 12.5% की और फिर जो है 25% की बढ़ी। ठीक है, वृद्धि हुई। इसी अवधि में लड़कों की संख्या में 40% की बढ़ी और लड़कियों की संख्या जो है 165 की वृद्धि हुई। तो यदि प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या समान थी तो कार्यालय की अंतिम कुल संख्या क्या थी। ठीक है, तो एक बात बताइए कि कार्यालय, मान लेते हैं बॉयज़ की बात हो रही है, कितनी बॉयज़ हमने माना कि कितने थे वो, एक्स थे, तो गर्ल्स भी सेम है, तो गर्ल्स भी तो इतनी ही होंगी, कितनी होंगी एक्स। तो टोटल कितने हैं यहाँ, टोटल कितने हैं 2x हैं। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ में मिला के कितने हैं, टोटल 2x है। यहाँ पे उसने कहा है कि पहले जो है 12.5% की वृद्धि हुई। तो एक बात बताइए कि 12.5% का मान कितना होता है, 1/8। ठीक,
कि वृद्धि हुई मतलब प्लस। पहले कितनी थी, मान लेते हैं पहले अगर 8 थी तो इसका 12.5% कितना, एक एक की वृद्धि हुई तो अब कितना हो गया, अब कितना हो गया 9 हो गया। तो पहले और बाद का मान कितना हुआ, रेशियो कितना आ गया 8 और 9 का। तो हमारा टोटल पहले कितना था 2x, यहाँ पे कितना था 2x, बाद में कितना हो जाएगा, अब 8 यूनिट का मान 2x, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे 2x, ठीक है 2x, तो 2x बटा 8, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा 2x बटा 8 गुणित 9, यही तो होगा, ये हो गया। ठीक, तो अब क्या करते हैं कि 12.5% की वृद्धि हो गई, वृद्धि कर देते हैं। तो 2x, तो पहले कितनी थी, पहले देखिए कितनी थी 8 थी, 12.5% का मान कितना 1/8, पहले 8 थी, 8 से क्या हो गई 9 हो गई, 8 से क्या हो गई 9 हो गई, क्लोज। फिर कह रहा है फिर अब क्या हुआ 25% की वृद्धि हो गई। अब 25% की वृद्धि हो गई मतलब कितना, 25% का मान कितना होता है 1/4, तो 4 पे 1, 4 का 25% कितना 1, तो पहले कितनी थी हमारी 4, अब कितनी हो गई 4 से बढ़ के 1 बढ़ के कितनी हो गई 5, तो 2 साल बाद कितनी हो गई हमारी जनसंख्या, यही तो हुई, बढ़ गई इतनी। कह रहा है कि ये जो अवधि थी इसी अवधि में लड़कों की संख्या में 40% की वृद्धि हुई, टोटल 2 साल बाद हमारे कितने हो गए इतने। कह रहा है जो लड़कों की संख्या थी वो 40% की वृद्धि हुई। एक बात बताइए कि लड़कों की संख्या थी कितनी x, 40% की वृद्धि मतलब 2/5, 40% का मान कितना होता है 2/5, मतलब अगर पहले कितनी थी हमारी 5 थी, तो 2 बढ़ करके कितनी हो गई 7 हो गई 2 साल बाद। ठीक, अब गर्ल्स की बात कर रहा है तो जोड़ लेते हैं, बॉयज़ का अलग गर्ल्स का अलग। बोल रहा है गर्ल्स में कितने 165 की वृद्धि होती, गर्ल्स हमारी कितनी थी x थी, अब 165 की वृद्धि हो गई तो 2 साल बाद गर्ल्स कितनी हो गई इतनी। भाई बॉयज़ टोटल और टोटल गर्ल्स, यहाँ भी क्या है टोटल की तो बड़ी वृद्धि हुई, ये भी हमारा टोटल, ये भी हमारा टोटल, ये भी हमारा क्या है टोटल है 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर। यहाँ भी क्या है टोटल है 2 साल बाद, ये भी टोटल ये भी टोटल। अब क्या करते हैं बराबर कर देते हैं, इतना तो कर ही सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 2x 9/8 इंटू 5/4 बराबर कितना, इसका सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 7x/5 प्लस x प्लस 165। तो ये कितना होगा 7 तिक्का 7, 7 5 12, यहाँ कितना आ जाएगा 12x/5 प्लस 165। ठीक, यहाँ पे कितना होएगा 2 कैंसिल होगा 2, तो 9 × 5 = 45x/16, इसको इधर लेके आते हैं कितना होगा 45x माइनस 12x, यहाँ पे बटे है सबके ठीक 16, यहाँ पे कितना है 5, 165। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं तो 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 15 3 45, यहाँ कितना 3 5 15, 3 5 15, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना। तो 15 5 75x माइनस कितना 16 चौका 64x, और नीचे कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, तो कितना आ जाएगा 55। तो यहाँ ऊपर कितना आएगा हमारा 11x/80, यहाँ कितना 55, तो 11 पचे 55, x का मान कितना है 8 पंचे 40, 400 आया x का मान। तो हमसे पूछ रहा है तो कार्यालय की अंतिम कुल संख्या कितनी थी, कार्यालय की अंतिम कुल की संख्या कितनी थी, ये तो समझ में आ गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हमारी अब देख लेते हैं, कह रहा है ना 2 साल बाद कितनी थी, भाई 2 साल बाद चाहे ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, बात तो वही हुई, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, 2 साल बाद पता चल जाएगा ना। तो बराबर है 2 साल बाद ये भी, तो आप चाहे पहला वाला ही ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। 2x का मान कितना है 400, 9/8, और ये कितना है 5/4, सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना होगा 2 चौका 8,
8 से 8 कैंसिल, यहाँ कितना 100 बचा, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 25, 9 पचे 45 गुणते 25, यही तो होगा 9 पचे 45 गुणते 25, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5×25, या फिर ऐसे कर सकते थे 1100 पश्चिम पच 125 गुणते 9 भी कर सकते थे, तो ये हमारा आसान होगा गुणा करना, ठीक है। कितना 900 और 25 नवैया 225, मतलब 1125 होगा हमारा, कितना होगा 1125, तो कौन सा सही है, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। तो ये हमारा जो था वो बेसिक मेथड था, ये क्या था हमारा बेसिक मेथड था, क्या है कि बेसिक मेथड। इसमें आप शॉर्ट मेथड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कौन सा मिक्सचर एलिगेशन का, ठीक है। तो मैंने बताया है काफ़ी बार, तो आज आप करोगे और इसका आंसर मुझे दोगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। पिछला जो क्वेश्चन था उसे आप मिक्सचर एलिगेशन मेथड्स का यूज करके कर सकते हो, तो आप करो और आंसर मुझे दो, ठीक है। और इसके बाद अभी तो ये करो। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहे कंटेनर ए में दूध और पानी का अनुपात जो है 8:11 है। कंटेनर बी में दूध की मात्रा कंटेनर ए की तुलना में जो है 12.5% अधिक है, और कंटेनर बी में पानी की मात्रा कंटेनर ए की तुलना में 9.09% अधिक है। यदि दोनों कंटेनरों में पानी की कुल मात्रा 115 लीटर है, तो दोनों कंटेनरों में दूध की मात्रा कितनी होगी, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे क्या दिया है, ए के लिए दिया है कितना, मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया है कितना 8:11 का, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा 8x लीटर है, ये कितना है 11x लीटर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है बी की, यहाँ पे मिल्क एंड वाटर कितना है, कह रहा है ना बी में दूध की मात्रा ए की तुलना में 12.5% अधिक है, तो 12.5% अधिक है मतलब कितना, 12.5% का मान कितना 1/8, मैंने अभी भी बताया। तो किसकी, ए की, तो ए में दूध कितना है भाई, ए में कितना दूध है 8x, 8 का 12.5% मतलब 1/8 कितना होगा x ही होगा। ए कितना है अधिक है, x अधिक है, तो यहाँ पे अगर 8x है तो अधिक है, तो मतलब x अधिक है, तो यहाँ कितना होगा 9x हो जाएगा मिल्क का मान। और वाटर के लिए बोल रहा है कि बी में पानी की मात्रा कंटेनर ए की तुलना में 9.9%, 9.09% सॉरी अधिक है, ठीक है। 9.09% का मान कितना होता है 1/11 होता है, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। तो आप बताइए कि इसमें मान कितना है, वाटर कितना है हमारा 11x, तो इसका 1/11 कितना होगा 9.09% कितना होगा 1/11, तो कितना x, x अधिक है, मतलब यहाँ पे अगर 11x है तो यहाँ पे कितना होगा 12x हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आया। अब कह रहा है कि यदि दोनों कंटेनर में पानी की कुल मात्रा, पानी कितनी है ये है और ये है, तो एक बात बताइए कितनी है टोटल पानी 23x है हमारे हिसाब से, तो कितनी है 23x, लेकिन ये कह रहा है 115 है, तो x का मान कितना आ गया हमारा 5। जब x का मान हमारा 5 आ गया तो पूछ रहा है दोनों कंटेनर में दूध की कुल मात्रा, तो दूध की कुल मात्रा कितनी है हमारी, ये है 9 8 17x, तो x का मान हमें पता है कितना है 5, तो 17 पचे 85 लीटर दोनों मिला के, तो कौन सा सही होगा हमारा बी वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं था। ये जो मैंने परसेंटेज बताया ये तो माइंड में आप कर सके डायरेक्टली लिख सकते थे, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक आने लगेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ऐसे क्वेश्चन में जो जो दिया जाए, जो जो कहता रहे वो आप करते रहो, आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है।
तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। आपने पढ़ लिया होगा। कह रहा है अमनजोत जो है अपनी मासिक आय का 15% भोजन पर खर्च करता है, फिर शेष का 20% मनोरंजन पर, और फिर बचे हुए का 25% किराए पर खर्च करता है। यदि मनोरंजन और किराए पर खर्च की गई कुल राशि जो है 10,200 है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। ये तो क्वेश्चन मैंने कल ही बताया था, आज फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने मान लिया कि उसकी मासिक आय कितनी थी, मंथली इनकम उसकी कितनी थी, 100x। यहाँ कुछ भी मान सकते हैं। बोला ना कि इसका कितना 15% फूड पर, तो 15% कितना होगा, 15x होगा। 100 का 15% कितना, 15x। ये किस पे खर्च कर रहा है, फूड पे। बच कितना गया, 85x बच गया। रिमेनिंग कितना बच गया, 85x। कह रहा है शेष का 20% भोजन पे, तो 20% इसका कितना होगा, शेष का 20% मनोरंजन पे, एंटरटेनमेंट पे। एन है भाई, एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो आप बताओ कि 20% का मान कितना होता है, 1/5। भाई 20% का मान कितना, 1/5। तो 85x का 1/5 कितना होगा, 17×5 = 85, तो 17x होगा। बचा कितना, 17×4 = 68, 68x बच गया। कह रहा है फिर से बचे हुए का 25% किराए पर, तो इसका 25% कितना होगा, 25% रेंट पे। तो 25% का मान कितना होता है, 1/4। तो इसका 1/4 कितना होगा, 17x होगा, तब भी 17×4 = 68। बचा कितना, 17×3 = 51x बच गया। कह रहा है कि मनोरंजन और किराए पे खर्च की गई कुल राशि, मनोरंजन पे कौन सा है, ये है, और किराए पर ये है, तो ये इनकी टोटल राशि कितनी है, 17×34x। मैं कह रहा हूँ कि 34x है, लेकिन वो कह रहा है कि कितना है, 10,200 है। मैं कह रहा हूँ कि 34x खर्च किया, उसने कहा 10,200। ठीक है तो दोनों ही बराबर। तो ये कितना होगा, 17×34, 17×6 = 102। तो x का मान कितना आएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, 300। x का मान 300 आ गया हमारा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, उसकी मासिक इनकम, तो मंथली इनकम कितनी, x का मान रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, 30,000। कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये। तो कौन सा सही है हमारा, ये बी वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। ये कल भी मैंने बताया था, इसे आप माइंड में तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पीड रखेंगे तो इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करके जाएँ, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो की प्रॉफिट मिल सके और वो भी अपनी स्पीड इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।